तो सोचिए, 5000 साल लंबा इतिहास और उसे समेटना है सिर्फ 5 मिनट में। चुनौती तो बड़ी है ना? पर चलिए इस कमाल के सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि इस उपमहाद्वीप की कहानी आखिर है क्या। तो ये है हमारा रोड मैप। 5 अहम दौर जिन्होंने भारत को वो शक्ल दी जो आज हम देखते हैं। हम बिल्कुल शुरुआत से चलेंगे, प्राचीन काल से, और आज़ादी तक का सफर तय करेंगे। ये वो पड़ाव हैं जिन्होंने भारत को उसका आज का स्वरूप दिया है। तो हम बात करेंगे प्राचीन सभ्यताओं की, फिर आएगा सुनहरा दौर, उसके बाद अलग अलग साम्राज्यों का टकराव और आखिर में आज़ादी की लड़ाई तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। पहला चैप्टर, प्राचीन जड़ें। यहां हम देखेंगे कि इस जमीन पर सभ्यता ने कैसे करवट ली और पहला बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा हुआ। और सबसे पहले हम चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में। देखिए कितनी विशाल थी ये। आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के बड़े हिस्से में फैली हुई ये दुनिया की सबसे पहली शहरी संस्कृतियों में से एक थी। और इनकी उपलब्धियां, वो तो बस कमाल की थीं। सोचिए, उस जमाने में इनके शहर पक्की ईंटों से बने थे, सड़कों के किनारे बेहतरीन नालियां थीं, मतलब प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। वो लोग तांबा, कांसा जैसी धातुओं का इस्तेमाल जानते थे। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात, उनकी लिखावट, उनकी स्क्रिप्ट, जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद तस्वीर थोड़ी बदलती है। आता है वैदिक काल। ये वो समय था जब पवित्र वेदों की रचना हुई, जो हिंदू धर्म के सबसे अहम ग्रंथ हैं, और साथ ही छोटे छोटे राज्य, जिनको जनपद कहा जाता था, उभरने लगे। और फिर इस जमीन पर एक ऐसा सम्राट आया जिसने सब कुछ बदल दिया, चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, और ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था। ये उस समय तक भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा, सबसे विशाल साम्राज्य था। पहली बार इतने बड़े इलाके को एक शासन के नीचे लाया गया। चलिए अब उस दौर में चलते हैं जिसे भारत का गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग कहा जाता है। एक ऐसा दौर जब संस्कृति, विज्ञान और धर्म सब अपने चरम पर थे। ये बात गुप्त साम्राज्य के दौर को बिल्कुल ठीक से बयान करती है। ये सिर्फ एक नए साम्राज्य का आना नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह से धार्मिक और बौद्धिक जागरण का समय था। तो आखिर इसे स्वर्ण युग कहते क्यों हैं? क्योंकि इसी दौर में कालिदास जैसे महान लेखक हुए और आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक और गणितज्ञ। विज्ञान हो या राजनीति, हर चीज में भारत ने नई ऊंचाइयां छुईं, और मजबूत व्यापारिक रिश्तों ने इस जगह को दुनिया का एक कल्चरल हब बना दिया था। लेकिन उस दौर में भारत की कहानी सिर्फ एक नहीं थी। नॉर्थ इंडिया में जहां गुप्त जैसे बड़े बड़े साम्राज्य थे, वहीं साउथ इंडिया की तस्वीर अलग थी। वहां चोल और पल्लव जैसे शक्तिशाली समुद्री राज्य थे। वो समंदर पार व्यापार और संस्कृति के बड़े केंद्र थे। क्लासिकल एज के महान साम्राज्यों के ढलने के बाद अब तस्वीर थोड़ी बिखरी हुई सी हो जाती है। ये दौर था छोटी छोटी क्षेत्रीय शक्तियों का, और साथ ही नए लोगों और नए विचारों के आने का। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब क्लासिकल एम्पायर्स कमजोर पड़ गए तो फिर क्या हुआ? खास करके जब सेंट्रल एशिया से नई ताकतें इस सरजमीन पर आईं। और इसका जवाब था दिल्ली सल्तनत की स्थापना। सेंट्रल एशिया से आए तुर्कों ने इसकी नींव रखी, और अगले 300 सालों तक नॉर्थ इंडिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर उन्होंने हुकूमत की। और इस दौरान दिल्ली की गद्दी पर कोई एक वंश नहीं रहा। एक के बाद एक 5 अलग अलग डायनेस्टीज ने राज किया। मामलुक, खिलजी, तुगलक, सैयद और आखिर में लोदी। लेकिन फिर वही बात, कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं थी। जब नॉर्थ में सल्तनत का राज था, उसी वक्त साउथ में विजयनगर जैसा एक बहुत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था, और वेस्ट में थे राजपूत राजा। तो ये एक तरह से शक्तियों का मोज़ेक था। अब हम उस दौर में आ गए हैं जहां दो महान साम्राज्यों का टकराव होने वाला था। एक ऐसी टक्कर जिसने आने वाली कई सदियों के लिए भारत का नसीब तय कर दिया। और इसकी शुरुआत हुई 1526 में बाबर के आने से। मुगल साम्राज्य का आगमन हुआ, और वो अपने साथ एक नई इंडो पर्शियन संस्कृति लेकर आए, और ऐसी शानदार वास्तुकला जिसका सबसे बड़ा नमूना है ताजमहल। और मुगलों की ताकत सिर्फ सेना में नहीं थी, उनकी आर्थिक ताकत देखिए। अपने पीक पर मुगल साम्राज्य दुनिया की जीडीपी का लगभग 24 से 25% हिस्सा कंट्रोल करता था। सोचिए, पूरी दुनिया की कमाई का चौथाई हिस्सा। ये वाकई में एक इकोनॉमिक पावर हाउस था।
लेकिन हर साम्राज्य का अंत होता है। मुगलों की शक्ति को चुनौती देने के लिए एक नई ताकत उभर रही थी, मराठा साम्राज्य। वो एक ऐसी जबरदस्त शक्ति बनकर उभरे जिन्होंने न सिर्फ मुगलों को चुनौती दी, बल्कि भारत के बहुत बड़े हिस्से से उनके शासन का अंत भी कर दिया। और अब हम आते हैं इस कहानी के आखिरी लेकिन शायद सबसे अहम हिस्से पर, कंपनी राज से लेकर आज़ादी के संघर्ष तक का सफर। ये सोचना भी अजीब लगता है कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी, एक व्यापार करने आई कंपनी, पूरे देश की मालिक बन गई। प्रोसेस बड़ा सिंपल था। पहले उन्होंने 1600 के दशक में ट्रेडिंग पोस्ट बनाए, फिर 1757 में प्लासी जैसी अहम लड़ाइयां जीती, और धीरे धीरे वो डी फैक्टो यानी असल में शासक बन बैठे और एक एक करके पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। फिर आया साल 1857, भारतीय विद्रोह। ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का खेल खत्म हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। इसे ही ब्रिटिश राज कहा जाता है। और इसी दौर ने आज़ादी के लिए एक पूरे देश में संघर्ष की आग जला दी। तो 5000 सालों का ये लंबा और घुमावदार सफर हमें आज एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। इतना विशाल और जटिल इतिहास आज के भारत के भविष्य को कैसे दिशा दे रहा है? और इसका जवाब वो तो अभी भी लिखा जा रहा है।